नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी हम किसी के दुख को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, उसको महसूस करते हैं और उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। लेकिन वो दुख किसी और का था तो उसको इतनी गहराई से हम महसूस नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर वही दुख या वही दुर्घटना हमारे खुद के साथ घटित होती है या फिर हमारे किसी ऐसे परिचित के साथ घटित होती है जो हमारा बहुत ही करीबी था, तो वो दुख और गहराई से हम महसूस कर पाते हैं। और जब वो दुख हमारा स्वयं का होता है, स्वयं का भोगा हुआ होता है, तो उसकी जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति हो या फिर लिखित अभिव्यक्ति हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के मन की पीड़ा लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लोग उसके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, उनको लगता है ये दुख तो उनका अपना ही है। हिंदी साहित्य में भी ऐसा ही होता है। जो लेखक या कवि अपने जीवन से जुड़े दुख को, अपने जीवन से जुड़ी पीड़ा को अगर अभिव्यक्त करता है तो वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। लोग उसकी पीड़ा को, व्यथा को समझ पाते हैं। ऐसा ही कुछ हिंदी साहित्य जगत में दलित साहित्य के साथ होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं दलित नहीं है या उसने उस पीड़ा और यातना को नहीं भोगा है, सिर्फ देखा है, तो उसके आधार पर जब वो कोई रचना में दलित पीड़ा के बारे में अभिव्यक्ति देता है तो वो कहीं ना कहीं सच्ची हो सकती है, लेकिन इतनी गहराई से हमारे दिल तक नहीं पहुंच पाती, इतनी ज़्यादा सशक्त अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई लेखक स्वयं दलित है, स्वयं उसने उस पीड़ा और यातना को बचपन से भोगा है, स्वयं उसको जिया है, और जब वो उस पीड़ा की अभिव्यक्ति लिखित तौर पर हमारे सामने रखता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को छू जाती है और समाज की सच्चाई को एक तरह से नग्न रूप में हम सभी के सामने ले आती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिन्होंने हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की धारा को एक सशक्त अभिव्यक्ति दी और लोगों तक उनकी परेशानियों को, उनकी पीड़ाओं को और समाज की एक ऐसी सच्चाई को जिस पर हमेशा पर्दा डाला जाता है, जिसको स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन आज भी वो मौजूद है, उसको सभी के सामने रख देता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने स्वयं बचपन से इस उपेक्षा को, इस यातना को भोगा है और वो जितनी सच्चाई के साथ इसकी अभिव्यक्ति अपनी आत्मकथा झूठन में करते हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं मन में एक टीस उत्पन्न होती है। जाति पाति के नाम पर समाज में जिस तरह का भेदभाव एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता है, उसकी सच्चाई को कहीं ना कहीं ये सभी अभिव्यक्ति हमारे सामने रखती हैं। और हो सकता है कोई व्यक्ति जो दलित जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसने उनको नहीं देखा है या उनकी पीड़ा को महसूस नहीं किया है, तो साहित्य के माध्यम से वो ये देखकर, महसूस कर कर हैरान हो सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जाति के नाम पर इतना कुछ कर सकता है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, किस तरह से समाज में जो शोषण होता है, अत्याचार होते हैं, और किसान जीवन की व्यथा को, गरीबी को उन्होंने अपने जीवन में भोगा और साथ में आसपास के जीवन में देखा। और इसी कारण से उनकी जो अभिव्यक्ति है साहित्य के माध्यम से, वो लोगों के दिलों को छू जाती है। गोदान का नाम आते ही हम किसान जीवन की त्रासदी को देखते हैं, महसूस करते हैं कि किसान के साथ कितना अन्याय और अत्याचार होता था। कुछ ऐसा ही वाल्मीकि जी के साहित्य को पढ़ने के बाद होता है और दलित जीवन के बारे में हम ऐसी ऐसी बातें जानते हैं जिनकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और काफ़ी हद तक समाज में परिवर्तन आया है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन आया है ऐसा हम अभी भी नहीं कह सकते। आज हम उनकी लिखी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, यह अंत नहीं। इसमें भी उन्होंने दलित जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं को दिखाया है, उनके जीवन से जुड़ी हुई पीड़ाओं को यहाँ पर दिखाया है। यह अंत नहीं। यह कहानी बिरमा नाम की एक लड़की के साहस और उसके आत्मसम्मान के संघर्ष की कहानी है। बिरमा का भूमिहीन मजदूर परिवार है। माँ बाप कठोर परिश्रम करके पेट पालते हैं। उनके साथ ही बिरमा भी हर प्रकार के कठोर परिश्रम द्वारा अपने परिवार का हाथ बटाती है। एक भाई है किशन, जो शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। जब किशन गांव लौटता है तो कभी कभी उसके शहर के दोस्त भी उसके साथ आ जाते हैं। उनके बीच जो बातचीत होती है, जो बहस होती है, उसको सुनकर बिरमा हैरान हो जाती है कि ये कितना लड़ते हैं, ये किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि बिरमा के लिए उनकी बहस को सुनना,
ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में उनकी बातचीत को सुनना ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं। लेकिन वह नहीं समझ पाती कि किशन और उसके मित्रों में शिक्षा से नई परिवर्तनवादी सोच का विकास हुआ है। शिक्षा के कारण किशन और उसके दोस्तों की सोच में पूरी तरह से परिवर्तन आ चुका है और वो किसी भी बात के ऊपर बहस करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो बिरमा के लिए बिल्कुल नई बात है, क्योंकि गांव में इस तरह की बहसें उसको अपने आसपास सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं है और ना ही वो किसी भी मुद्दे पर इस तरह से खुलकर बातचीत करते हैं। सुबह से शाम तक उनकी जीविका का जो साधन है, अगर उसको पूरी तरह से जी लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। शिक्षा और चेतना विकास के विस्तार के कारण स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने का किशन में आत्मविश्वास बढ़ा है। बिरमा की जिज्ञासाओं को सुलझाने का किशन प्रयास भी करता है। ऐसे समय बिरमा महसूस करती है कि उसे भी पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई करके वो भी किशन की बातों को समझ सकती थी, वो भी इसी तरह बहस कर सकती थी, क्योंकि किशन और उसके दोस्तों की बातें उसको समझ नहीं आती थी, लेकिन उनको सुनकर उसको अच्छा लगता था और कहीं ना कहीं उसको एहसास होता था कि ये जो बहस है, ये जो बातचीत है, वो किसी अच्छे बदलाव के लिए है। आइए कहानी को पूरी तरह से पढ़ते हैं और कहानी में आगे आगे बिरमा के साथ क्या होता है, किस तरह से उसकी सोच में परिवर्तन आता है और कहानी का शीर्षक ये अंत नहीं किस तरह से सार्थक सिद्ध होता है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने इसमें किस तरह से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और दलित जीवन को दिखाया है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। गाँव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था। जहाँ ऊपरी सतह पर शांति और ठहराव दिखाई देता था, वही निचली सतह यहाँ पर दलित जीवन के बारे में कहा गया है। पर तेज हलचल थी जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान नहीं था। बिरमा ने इस ऊपरी सतह पर चोट की थी, ये जानते हुए कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की जगह वह चुप नहीं रह पाई थी, शायद रह भी जाती यदि उसने किशन और उसकी मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें न सुनी होती। इसी जद्दोजहद ने उसके अंतर्मन में विश्वास जगा दिया था। तमाम अभावों के बावजूद मंगलू ने किशन को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल ने किशन की सोच और मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया था और प्रभावित भी किया था। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाज़ में घंटों बहस करते थे। बिरमा की समझ में कुछ नहीं आता था। वह अक्सर किशन से पूछती थी, तुम इतना लड़ा क्यों करो? किशन हंसकर कहता, बुद्धू, ये लड़ाई नहीं, बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, ये कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे लड़ाई ही कहते हैं। इस बातचीत की वह अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन मात्र शब्द नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इनके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही है। वह मन मसोस कर रह जाती थी। ऐसे क्षणों में उसको लगता, काश उसे भी बापू ने स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी जैसी बातें करने वाला गांव में तो कोई भी नहीं है। अपनी बस्ती की तो बात ही नहीं, बसीटों में भी ऐसा कोई नहीं है। धान कटाई के उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरबती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। उस रोज वे तेज भान के खेत में धान काटने गए थे। बस्ती के 15-20 स्त्री पुरुष कटाई पर लगे थे। सांझ होने से पूर्वी धान कटाई, छटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया था। धान बोरों में भरा जा रहा था। मंगलू, सरबती और बिरमा को एक एक गट्ठर धान मिला था। एक गट्ठर बिरमा के सिर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है, घर जाके रोटी पानी देख लियो, हमें आने में देर हो जाएगी। बुग्गी में धान लाद के ही आना होगा, तू चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी थी। बाकी मजदूर वहीं रह गए थे। बोझ भारी था। रास्ता कच्चा एवं ऊबड़ खाबड़ था। संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। गांव काफ़ी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था, उसके साथ साथ पगडंडी थी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगा था। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलने का प्रयास कर रही थी। बोझ के कारण चलने की गति धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया।
उसे वहाँ खड़ा देखकर बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार उसे घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नज़रें भांप ली थी। उसने जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि वह बगीचे की ओर से खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सा सुस्ता ले। बिरमा ने आग्ने नेत्रों से उसे घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। क्षण भर को तो वह सहम गई थी। सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाए, बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा, लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्ठर सचिंदर के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़बड़ा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेंढ पर खड़ी थी। उसे भागता देखकर चिल्लाने लगी। उसने पहले ही झटके में सचिंदर की बेहयाई को कायरता में तब्दील कर दिया था। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गए थे, जिन्हें देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। उसके अंतर्मन से सचिंदर के लिए बद्दुआएं निकली। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज़ बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्ते के बीचों बीच इस तरह बैठा देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बोझ गिर गया, करके हाथ लगवा दो। बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपाकर कहा। वह गट्ठर उठाकर उनके पीछे चल पड़ी। घर लौटकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसे रह रहकर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरबती को आने में देर हो गई थी। माँ को देखते ही बिरमा की रुलाई फूट पड़ी। उसे इस तरह हकलान होते देखकर सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात आशंका से डर गई थी। उसे घर के भीतर ले गई। क्यों री, क्या हुआ? रो क्यों रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठरों को सुव्यवस्थित करने में लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा की हिचकियां बंध गई थी। सरबती के ढांढस देने पर उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सरबती अवाक रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी काले साए ने उसके परिवार पर कुदृष्टि डाल दी है। वह गुमसुम हो गई थी। आंखों के भीगे कोर आंचल से पोंछते हुए उसने बिरमा को समझाने की कोशिश की। उसे ऊंच नीच समझाई, बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह बींध रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्ष दिखा रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान हिलोरे मारने लगा था। वह चुपचाप माँ का एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना कोई प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जलाने बैठ गई। चूल्हे की धधकती आग ने उसके अंतस की जलन को और अधिक सुलगा दिया था। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मौका देखकर सरबती ने मंगलू से पूरी बात कह दी। मंगलू के पाँव तले की जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची। रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना, किशन से कोई जिक्र ना करे। दोनों के बीच फिर से गहरा सन्नाटा पसर गया था। दोनों अपने अपने भीतर उमड़ते चक्रवात की ध्वनि सुन रहे थे। अंधेरे की सघनता उनके भीतर समा गई थी। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, इब एक मिनट के लिए भी उसे अपनी आँखों से दूर ना करियो। टेम बुरा आ गया है। किसी तरिया उसके हाथ पीले हो जा तो कुछ चैन मिलेगा। उसकी आवाज़ किसी अंधेरी गुफा से छन छन कर आ रही थी। तेजभान के खानदान के चरित्र को मंगलू अच्छी तरह जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छुपी हुई नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नज़रों में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब ही नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया था। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जाग कर काटी। सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था। वह घर के काम में लग गई थी।
मंगलू भी जल्दी उठकर जंगल फरागत के लिए चला गया था। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चली गई थी। बिरमा ने उन दोनों के जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जागकर अपने आप को हर एक स्थिति के लिए तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। सचिंदर की इस हरकत पर किशन का खून खोल उठा, जिसमें जैसे अंगारे भर गए थे। मंगलू के बाहर से लौटते ही वह बिफर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया था। बिरमा किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी थी। किशन अब उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़ा होने की उसे आदत ही नहीं थी। मंगलू को लगा जिसका डर था वही हुआ। जवान लड़का है, कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जबान खोलोगे तो बुरा हो जाएगा। ये भी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, बिरमा के माथे पे दाग लग जाएगा। चुप रहना ही ठीक है। मंगलू की बात बीच में ही काटकर किशन बोला, बापू, बिरमा का क्या दोष है जो उसे सज़ा मिलेगी? नहीं बापू, सचिंद्र को ही सज़ा मिलेगी। किशन गुस्से से बाहर निकल गया। मंगलू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। किशन शहर आ गया था। उसने अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी उन्हें दी। उसने बापू और माँ के डर की बात भी उनसे खुलकर बताई। अब आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? किशन ने सवाल किया। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजभान ताकतवर आदमी है। उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी कि सचिंदर से सीधा टकराने की बजाय पुलिस की मदद ली जाए। वे सभी थाने में रपट लिखाने गए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना कर दिया था। इस बात पर उनके बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा था, छेड़ाछाड़ी हुई है, बलात्कार तो नहीं हुआ। तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो, गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा, चलते बनो। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया गया। वे टस से मस नहीं हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खिलेगा तो भोरे मंडराएंगे ही। उसने बेशर्मी से खीसे निपोरी। उसके इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने तिल मिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन के गाल पर पड़ा। हरामी की औलाद, ये डंडा पूरा उतार दूंगा। तू मुझे तमीज सिखाएगा? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की धुनाई शुरू कर दी। अचानक हमले से वे हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। पिट पिट कर वे थाने से बाहर आ गए थे। पुलिस के साथ उनकी ये पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रटने वाले भी बेबस हो गए थे। प्रवीण कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके ही सुझाव पर वे थाने गए थे रपट लिखाने, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित पड़े थे। प्रवीण गहरी असमंजस की स्थिति में था। किशन स्वयं को दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था सब उसी के कारण हुआ। निराशा की हालत में वे सब सांझ से पहले ही गांव आ गए थे। गांव पहुंचकर उनका गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सचिंद्र ऐसी हरकत करने से पहले आगे से 10 बार सोचे। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों और नौजवानों को एक जगह बुला लिया गया था। बस्ती के बीचों बीच नीम का पेड़ और एक चबूतरा था। वहीं सब जमा हुए थे। किशन ने खड़े होकर सचिंद्र की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंद्र और तेजभान का जिक्र आया, सभी में सन्नाटा फैल गया था। सभी चुप्पी साध कर बैठ गए। किशन के बहुत उकसाने पर बूढ़ा धर्मू सुस्त थकी आवाज़ में बोला, ये कोई नई बात ना है। गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना होवे है। ये सब तो होता ही रहे, चुप रहने में ही भला है। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लेना ठीक ना है। उससे सभी सहमत दिख रहे थे। लोगों में खुशर पुशर शुरू हो गई थी। धर्मू ने गला खखार कर बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इसी गांव में, कदी ना सुना किसी की बीरबानी बहू बेटी ने घर आके जिक्र भी किया हो। औरत की लाज चुप रहने में है, ढिंडोरा पीटने में ना है। धर्मू ने जोर देकर कहा। धर्मू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामजी दास भी बोलने लगा, ये शरीफ बहू बेटियों के लक्षण ना है। मर्द के सिर फुटोवल करा के ही चैन मिलेगा। किशन हैरानी से उन्हें देख रहा था।
प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सभी उठकर चले गए। एकजुट होकर संघर्ष करने की बात तो दूर, वे बात ही सुनने को तैयार नहीं थे। तेज भान के डर ने उन्हें इतना भयभीत कर रखा था कि वे कुछ देर रुककर बात सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। किशन की मित्र मंडली के लिए यह स्थिति एकदम नई थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हुई थी। सभी सोच रहे थे, अब क्या करें। काफ़ी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी, बिरमा की ओर से पंचायत में शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायती राज का पक्षधर था। वह हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है। गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। सभी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इस पंचायत को आरक्षित किया गया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की राय से सभी सहमत थे, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उनका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोगों की यही राय है तो ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई। बिरमा से उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया था। प्रधान ने अर्जी लेने में आनाकानी की, बार बार यही कहा, किस लिए अर्जी दे रहे हो। किशन ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जी में सब कुछ लिख दिया है। अर्जी उसके हाथ में थमाकर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया था। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया था। तेज भान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने लायक ताकत उसमें नहीं थी। वैसे ही प्रधानी उसे अभी अभी मिली थी। बिशन के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि उसे प्रधान तेज भान ने ही बनाया है, वरना वह था क्या। उसे डर था कोई बवेला ना हो जाए। बिरमा से ज़्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था। इसीलिए अर्जी देखकर वह बुरी तरह से डर गया था। बिना देर किए वे अर्जी लेकर तेज भान की चौपाल पर पहुंचा। जाते ही अर्जी उनके सामने रख दी। अर्जी देखते ही तेज भान भड़क गया। भंगी, चमारों की ये हिम्मत, क्यों बे बिस्ना, तुझे प्रधान इसीलिए बनाया था। चौधरी साहब, मैं इसलिए तो खुद चल के आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है, और चौधरी साहब जमाना भी तो बदल गया है। बिशन ने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा, ओए बिस्ना, जमाना अभी भी पहले ही वाला है। तू मुझे सीख दे रहा है, अपनी औकात मत भूल। जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो ही खतरे में ना पड़ जावे। होगा वो ही जो हम चाहेंगे, और इतना उन सभी को बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सभी अपनी जात के हैं। एक एक को अंदर करा दूंगा। ज़्यादा 3-5 करेंगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिना मौत। तेज भान ने प्रधान की कमज़ोर नस पर प्रहार किया कि वह खिसिया कर रह गया। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो आपके पक्ष की ही बात कर रहा था। ठीक है, जो करना होगा हम बता देंगे। मामले को ज़्यादा तूल देने की ज़्यादा ज़रूरत ना है। जाके इन्हें समझा, क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह देना, गांव में राजनीति ना फैलावे, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी। तेज भान ने बिस्ना की ओर इस तरह देखा जैसे कह रहे हों, हमें सब पता है। बिस्ना लौट आया, लेकिन घबराया हुआ। तेज भान कभी भी कुछ भी कर सकता है। प्रधान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम नहीं थी। अपनी ही बस्ती में वह एक बाहरी व्यक्ति जैसे रहता था। तेज भान ने सचिंद्र को भी डांटा, अबे कुछ करना ही था तो हरामजादी को खेत में ही घसीट लेता, खुद ही किसी को मुंह दिखाने जोगी ना रहती। सचिंद्र मुंह नीचा किए खड़ा रहा। खेत में घसीटने की तो क्या बात, उल्टे बिरमा से पिटकर ही आया। लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया था। गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। तेज भान को चमारों से उतना खतरा नहीं था जितना अपने ही कुटुंबदार चौधरी जगबीर सिंह से था। अगर जगबीर सिंह ने हवा दे दी इस मामले को तो गांव की रीत ही बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाल पर बुलावा भेजा था। मंगलू, तू मुझे अच्छी तरह पिछाड़े है, फिर भी ऐसी हरकत की, क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी। पंचायत है क्या हमारे पाँव की जुत्ती। प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे हाथ में ही होती है। जाके अपनी बेटी को समझा। कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझे दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी।
तेजभान की आंखों से आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट आया। अर्जी के बारे में उसे कोई खबर ही नहीं थी। उसने घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा, तड़ातड़ डंडे से पीटना शुरू किया। तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव देहात में बिरमा की बदनामी कर दी तूने। किशन को देखकर बिरमा दौड़ी। उसने बापू के हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। आवाज़ में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, जो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है, तुम उसे पीट रहे हो। और जो अचानक उसके भीतर जमा सैलाब फूट पड़ा। उसका गला रुंध गया। शब्द गले में ही अटक गए थे। सिर्फ रुलाई फूटी पड़ रही थी। आवाज़ सुनकर माँ भी आ गई थी। वह भी रोने लगी। बिरमा को रोता देखकर मंगलू भी रोने लगा। उसने फफकते हुए कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं? वे सब जालिम लोग हैं। कुछ मत करो बापू, जुल्म के आगे झुक जाने पर भी क्या होगा? बिरमा ने मंगलू को ढांढस दिया। किशन चुपचाप एक और खड़ा था। उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया था। उनके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास न ताकत है न रुतबा, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो मांग ही सकते हैं। बिरमा को लगा जैसे वे अचानक बड़ी हो गई हैं। वे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ सकती हैं। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, कोई गुनाह तो नहीं किया? जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती में अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले का दिन आ ही गया था। कार्यवाही ज़्यादा लंबी नहीं थी। न किसी का बयान लिया गया था, न किसी किस्म की कोई चर्चा हुई थी, न बहस, न आरोपी को बुलाया गया, न फरियादी को। बस सिर्फ फैसला था। सचिंद्र वल्द तेजभान ने बिरमा वल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़खानी करने की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसलिए पंचायत सचिंद्र पर 5 रुपया जुर्माना करती है। इस फैसले से किशन और मंगलू अवाक रह गए थे। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंचों का फैसला परमेश्वर का फैसला कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। किशन लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकिया कर बाहर निकाल दिया। तेजभान के लोग उठकर खड़े हो गए थे। लाठियां फिर से लंबी होने लगी थी। किशन हताश होकर लौटा था। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया था। बिरमा ने उनके उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ गई। घर में मातम सा छा गया था। शाम तक किशन की मित्र मंडली भी आ गई थी। पंचायत का फैसला सुनकर उनके चेहरे भी उतर गए थे। किशन ने उदास आंखों से प्रवीण की ओर देखा। कहो, कैसा है पंचायती राज? आंखों में सवाल था। प्रवीण जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया ठीक कहवे थे। पंचायत में न्याय ना होता, जात बिरादरी देखी जावे है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पे। बिरमा को इस तरह बोलते हुए वे पहली बार देख रहे थे। बिरमा की मुखरता से चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसकी ओर सभी का ध्यान गया था। प्रवीण जो अभी तक चुप ही था, उसने बिरमा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। किशन ने पहले ही कहा था, बिशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ मोहरा है। बिरमा ने उन सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत ना है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मारने मत देना। बिरमा के अंदर जैसे कुछ उबल रहा था जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा था, ना बिरमा, ये अंत नहीं है। तुमने हमें ताकत दी है। हार को जीत में बदलेंगे, लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई बिशन मोहरा ना बने। सभी के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और सरब्ती भी उनके साथ आकर मिल गए थे, एक नई उम्मीद के साथ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है और हम कह सकते हैं ये अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। तब जागो तब सवेरा। अगर हम मन में ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी बदलाव या कोई भी क्रांति मन के विश्वास और उसको शुरू करने के जज्बे से ही शुरू होती है। और ये विश्वास बिरमा के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया है। एक बात हमेशा मुझे कचोटती है और साथ में हैरान भी करती है कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव इतना गहराई से समाज में है कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को छूना तक नहीं चाहते। उनको छूने भर से या उनकी परछाई की छुअन से ही वो अपवित्र हो सकते हैं। उनसे कोसों दूर वो रहना चाहते हैं। फिर स्त्री की इज्जत और आबरू को वो कैसे छू सकते हैं? स्त्री क्या सिर्फ भोग विलास की वस्तु है?
स्त्री के साथ अगर वो छेड़खानी करेंगे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो क्या वो उसको छुएंगे नहीं? तब छुआछूत कहाँ जाती है? तब उनका ऊंची जाति और नीची जाति का भेदभाव कहाँ चला जाता है? नीची जाति की औरतों को भोग की वस्तु समझा जाता है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जातिगत भेदभाव में वे उनको छूना तक नहीं चाहते। ये कौन सी सोच है जिसको हमेशा से मैं स्वीकार नहीं कर पाती हूँ। जब जब इस तरह का साहित्य पढ़ती हूँ या आसपास ऐसा कुछ महसूस करती हूँ तो ये बात हमेशा खटकती है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी की कहानी में भी वहाँ पर भी एक संवाद आता है कि दलित महिलाओं को देखकर जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ऐसे भूखे भेड़ियों की तरह देखते हैं। जब इतना ही छुआछूत का भेदभाव है तो उनकी इज्जत और मान मर्यादा को वो कैसे छू सकते हैं? ये एक सवाल है और इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो भेदभाव है, अंधविश्वास है, जो ये मानसिक संकीर्णता है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना खोखलापन है। अगर आप अपने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को इतना ही श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हर संदर्भ में उसको निभाना चाहिए। अगर एक तरीके से हम मान भी लेते हैं कि आपको लगता है छुआछूत सही है, तो फिर स्त्री को छूना, उसकी इज्जत पर हाथ डालना, उसके साथ बलात्कार करना, वो भी तो आपकी बनाए हुए नियम का ही तो उल्लंघन है। फिर आप ही नियम बनाते हैं और आप ही उनका उल्लंघन करते हैं। यहाँ तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। मुझे जो अच्छा लगे वो मैं करूँगा, बाकी मेरे नियम के हिसाब से होगा। ऐसे ही बातचीत हम अपने आम जीवन में देख सकते हैं। राह चलते किसी भी लड़की को छेड़ देना, तब उसकी जाति नहीं देखी जाती है, या उसके साथ समय बिताने के बारे में सोचना या उसका प्रयोग करना, तब कोई जाति नहीं देखी जाती है। लेकिन जब विवाह संबंध करना है, उसको अपने जीवन में स्वीकारना है, तब जाति देखी जाती है। अगर आप जाति को इतना ही मानते हैं, आपको ये बातें इतनी ही अच्छी लगती हैं, तो फिर हर जगह निभाइए। फिर आप किसी को छेड़ भी नहीं सकते। जब आप किसी स्त्री की तरफ बुरी नज़र से देखते हैं तो जाति को ध्यान में रखिए कि ये तो हमारी जाति के अंतर्गत नहीं आती है। फिर वहाँ पर सारे बंधन ढीले क्यों हो जाते हैं? वहाँ पे जो खोखला आदर्शवाद है वो कहाँ चला जाता है? कितने सारे सवाल हैं जो मन में टीस उत्पन्न करते हैं, पीड़ा उत्पन्न करते हैं, मन को कचोटते हैं। यानी कि मुझे अच्छा लगे वो सब सही है और मेरे हिसाब से हो ऐसा ही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन नियमों से तो समाज नहीं चल सकता। बिरमा के अंदर जगे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की चेतना को सभी ने देखा और सभी के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। साथ में उसके माता पिता भी उसके संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। ये अंत नहीं कहानी के माध्यम से लेखक ने हिंदू समाज के दलित के प्रति अन्यायपूर्ण रवैये को उजागर किया है। एक और दलितों के प्रति, विशेषकर दलित स्त्री के प्रति भोगवादी दृष्टि रखते हैं और दूसरी ओर छुआछूत और जातिगत इतना भेदभाव रखते हैं। दलितों में अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की चेतना का विकास भी इस कहानी के माध्यम से दिखाई देता है। इन सब के खिलाफ किशन व बिरमा का संघर्ष एक बड़े परिवर्तन का सूचक है। दलितों में भी आत्मसम्मान की भावना होती है। वे अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़ेंगे और सामान्य मानवीय जीवन जीने की इच्छा उनमें एक नए परिवर्तन को खींच लाने का साहस पैदा करेगी। दलित लेखक की रचना में क्रांति का भाव सहज रूप से अभिव्यक्त होता है, क्योंकि जिस विचारधारा के प्रभाव में दलित लेखक रचना लिख रहा है वे सामाजिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य रूप से सामाजिक आर्थिक क्रांति को महत्व देता है। ये अंत नहीं कहानी मानवीय अधिकारों के संघर्ष और दलित मुक्ति की चाहना की अभिव्यक्ति है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ साझा करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।